ऑलराइट, चलिए शुरुआत करते हैं पहला सौदा की। दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। 11,000 के ऊपर देखिए SGX निफ्टी है और फरवरी सीरीज में जो निफ्टी है वो तो 11,000 आराम से छू लेगा। कैश मार्केट में देखेंगे 10,936 पर समाप्ति हुई थी फरवरी सीरीज देखिए अगर निफ्टी की, तो 10,951 के आसपास कारोबार कल हुआ था समाप्त। तो लेट्स सी आज 11,000 के स्तर के ऊपर फिर हम जाते हैं या फिर वहां से लौट कर आते हैं, तो इसके ऊपर हमारी साफ तौर पर नज़र रहने वाली है। प्रकाश गाबा साहब भी हमारे साथ अब स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। आशीष चतुर्मोता, प्रकाश दीवान और संदीप पागलेजा साहब तो हमारे साथ बने हुए हैं ही। गाबा साहब गुड मॉर्निंग, बताइए क्या व्यू है मार्केट पर? मार्केट तो वैसा ही जैसा कल है। इतना कह सकते हैं कि 10,800 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर आपको 11,000 पार कर लेता है तो 11,084 यहाँ तक जाने की, क्लाइम होने की संभावना है। ट्रेंड तो स्टिल इंटैक्ट है, लेकिन कह सकते हैं कि क्रेडिट पॉलिसी के परे शायद एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो। और बैंक निफ्टी में कहें तो 27,000 कह सकते हैं 26,850 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक ये बरकरार है अपसाइड इज ऑन 27,503 पॉसिबल है। तो फिलहाल आज बड़ा गैप अप होने के बाद आप खरीदेंगे ना? आप कह रहे हैं आपको 11,000 इंस्टेक्ट है, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। डिप्स मिलती है तो खरीदना चाहिए। डिप्स ओके, डिप्स का देखना होगा कि आज आपको वो डिप्स दिखते हैं या नहीं। एक बड़े गैप अप की तैयारी 10,985 के आसपास के जो पिछले स्विंग हाइज है इनके ऊपर निफ्टी खुलने वाला है। कैश मार्केट के लिहाज से ऐसा दिख रहा है क्योंकि 11,007 का लेवल इस समय जो आपको SGX दिखा रहा है, इसके पहले हमने 11,015-20 तक के लेवल देखे हैं, तो वही लेवल इंपॉर्टेंट होगा। बजट के दिन भी हम 10,985 के आसपास जाकर अटके थे। तो कैश मार्केट में बाजार खुलने के बाद जिस लेवल पर आपको नजर रखनी चाहिए वो 10,985 का होगा और उसके बाद एक बार अगर इसके ऊपर निकले तो फिर 11,000 को पार करके एक नया फ्रेश ब्रेकआउट दिखेगा। निफ्टी बैंक के लिहाज से 27,450 ये एक अहम लेवल जिस पर होनी चाहिए आपकी नज़र। और बाजार के शुरुआती कोट्स अब आपके सामने इस समय आने शुरू होंगे। जी हाँ, 36,600, 36,750 तक के लेवल सेंसेक्स में दिखाई दिए। 10,950 के आसपास के लेवल निफ्टी में अब तक दिखाई दिए हैं, यानी SGX के जो संकेत थे उसके मुकाबले में यहाँ पर फिलहाल जो कोट्स हमारे सामने आ रहे हैं वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं म्यूटेड है। जुबिलेंट फूड पे नज़र रखिए, लेकिन जो 10% ऊपर के लेवल दिखा रहा है। टेक महिंद्रा पे नज़र रखिए जहाँ 3.5% ऊपर के लेवल्स देखे जा रहे हैं नतीजों के बाद। और वी मार्ट रिटेल एक और स्टॉक, हालांकि ये मिड कैप है, देरी से एक्टिव होता है, लेकिन आज शुरुआत में यहाँ पर हमने चमक आते हुए देख ली है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स जहाँ पर आप फिलहाल शानदार कोट्स देख रहे हैं। निफ्टी के लिहाज से अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल, भारती इंफ्रा ये स्टॉक्स हैं जो लीड कर रहे हैं। टाटा स्टील में थोड़ी खरीदारी, रिलायंस 0.5% ऊपर, जो मार्केट के बड़े ड्राइवर्स हैं रिलायंस, TCS ये आधे % के आसपास की तेजी दिखा रहे हैं। मारुति, HUL का भी यही हाल फिलहाल देखने को मिल रहा है। और रुपया आप देखिए फ्लैट सी शुरुआत होती हुई रुपए में फिलहाल नजर आ रही है। मामूली सी हलचल यहाँ पर करीब 1 पैसे की बढ़त देखने को मिली। बिल्कुल, ये कमोडिटी मार्केट्स भी देखिए साथ ही खुलते हैं तो देख लेते हैं वहाँ पर किस तरह का कारोबार हो रहा है। गोल्ड बिल्कुल फ्लैट खुला है, 5 रुपए की ही तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सिल्वर में 21 रुपये ऊपर शुरुआत हो चुकी है। क्रूड में 10 रुपये की तेजी देखी जा रही है और नेचुरल गैस मामूली सी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। मेटल्स पर भी देख लेते हैं किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, जिंक सभी जो मेटल्स हैं वो 124% की बढ़त के साथ आज खुल चुके हैं। बात तो दिक्कत की बात तक कहीं नज़र आ नहीं रही है। रुपए ने भी देखिए बिल्कुल सदी हुई स्टेबल शुरुआत कर दी है। 11,000 पर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं बाजार खुलते ही। लेकिन वक्त हो गया है आज का जैकपॉट स्टॉक जानने का। आशीष वर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष बताइए जैकपॉट आइडिया क्या है? तो आज दिन की तो मीठी शुरुआत करना बनता है और आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में शुगर एज अ स्पेस की मिठास लगातार बढ़ रही है। आज फिर एक्सपेक्टेड है अच्छी खबरें आती हुई नजर आएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार पुश दे रही है, तो एक शुगर से ही एक कंपनी है और जो कंपनी स्टैंड आउट करती है और क्यों करती है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज रडार पर है। शुगर तो है पर धंधा काफी अलग है, तो उसे समझाता हूं। पहले तो शुगर स्पेस की बात। 7 शुगर यूनिट्स हैं जो उत्तर प्रदेश में है, जो कि पूरा केन रिच रीजन है उसमें ही है। उसमें से भी 50% से ज्यादा कैपेसिटी जो इसकी वो है वेस्टर्न यूपी में, जो जानी जाती है अपनी केन प्रोडक्शन, केन कल्टीवेशन के लिए। यह कंपनी दरअसल लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है इस देश की, जिसका को जनरेशन डिस्टिलरी फंक्शन, तो इसीलिए हम कहते हैं इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग है इस कंपनी की। इसके दो बड़े शुगर यूनिट्स हैं, उसके साथ इसने शुगर रिफाइनरीज लगा दी हैं, तो रिफाइंड शुगर वहां से आती है जिसमें रियलाइजेशन बेहतर होते हैं। और अब तो इसकी जो कुल चीनी का प्रोडक्शन है उसका 40% से ज्यादा रिफाइंड शुगर से आता है। जो ये
तमाम एमएनसी बेवरेज कंपनीज, जिन्हें आप कहते हैं ना कोला मैन्युफैक्चरर्स, उनको सप्लाई करने का काम, तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एमएनसी फार्मा कंपनीज को, एमएनसी फूड एंड बेवरेजेस कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज को सप्लाई करने का काम, वो लीडिंग स्वीट एक्सपोर्टर्स जो है, अब नाम नहीं लेकिन जो लीडिंग स्वीट एक्सपोर्टर्स हैं, उन सबको यही कंपनी है जो रिफाइंड शुगर सप्लाई करती है। साथ साथ इसके पास 104 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड कोजनरेशन कैपेसिटी है। इस कंपनी के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल स्ट्रीम मोलास बेस्ड डिस्टिलरी है, 160 किलोलीटर पर डे की कैपेसिटी का यूनिट है। और इस कंपनी ने, मैंने कहा था धंधा हटकर है, तो इस कंपनी ने अपना एक ब्रांडेड डिवीजन लॉन्च करा। शुगर ब्रांड है, शगुन के नाम से बेचा जाता है, जो कि काफी प्रिफर्ड ब्रांड है नॉर्थ इंडिया में। और ये शगुन जब पॉपुलर हुआ तो इन्होंने अपने विंग्स एक्सपैंड करे, ऑफरिंग्स बढ़ाई, तो अब उस शगुन ब्रांड के अंदर ना सिर्फ रिफाइंड शुगर मिलती है, आटा, मैदा, बेसन, सूजी, पोहा, दलिया, बुर्रा, वो जैगरी जिसे हम गुड़ कहते हैं, ये सब उसके अंदर पैकेज होकर बेचा जाता है। इस कंपनी ने दरअसल इसके साथ साथ शुगर को पैकेजिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए शुरुआत करी थी। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो आप बड़े बड़े रिटेल फॉर्मेट स्टोर्स वगैरह में जाते हैं, उनके खुद के इन हाउस आपको शुगर ब्रांडिंग दिखती है। वो जो सप्लाई ज्यादातर बड़ी चेन्स को करती है, वो यही कंपनी त्रिवेणी इंजीनियरिंग करती है। तो ये तो शुगर का पूरा धंधा, उससे जुड़ी कहानी। साथ साथ ये कंपनी एक और लिस्टेड एंटिटी है, त्रिवेणी टर्बाइंस, उसमें 21.8%, तो आसानी के लिए 22% पकड़ लीजिए, हिस्सेदारी उनकी है। और त्रिवेणी टर्बाइन जो है गजब का धंधा है, हाई स्पीड गियर्स, गियर बॉक्सेस, वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए जानी जाती है वो कंपनी, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। अब ये जो कंपनी आज रडार पे है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इसका कुल मार्केट कैप है 1135 करोड़ रुपए का कल के क्लोज पर। त्रिवेणी टर्बाइन जिसमें इसका हिस्सेदारी है, उसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 3400 करोड़ रुपए का। तो इसका जो 22% की वैल्यू आती है उस स्टेक की, वही 700-750 करोड़ रुपए के आसपास की है, जबकि इसका मार्केट कैप 1100 करोड़ रुपए का कुल मिलाकर है। तो ये अलग कहानी। प्रमोटर्स जो हैं, शॉनी फैमिली है इस कंपनी की प्रमोटर, उनके पास हेल्दी 68% स्टेक है। और मैं कल स्कैन कर रहा था जब एक खबर आई थी, तो गिनी चुनी चीनी कंपनीज होंगी आपको नजर आएंगी जिनमें इंस्टीट्यूशंस भरोसा रखते हैं। अब इस कंपनी में डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड का 2% से ज्यादा, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल का 2% से ज्यादा हिस्सा है, और शॉनीज का तो खैर 68-70% के आसपास है ही है। फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आय में तगड़ा मोमेंटम, और ये कंपनी के मैंने सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी आंकड़े, क्योंकि चीनी कंपनीज को लेकर वहां कंसर्न रहता है। FY17, FY18 और इस FY19 के दोनों क्वार्टर्स ये कंपनी प्रॉफिटेबल रही है हर समय, और उस जबकि इस पूरी इंडस्ट्री में ओवरहैंग था शुगर इन्वेंट्रीज के सरप्लस का, तो जो हट के बिजनेस है उसका पूरा फायदा मिलता है इस कंपनी को। और अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मैंने शुरुआत जहां से करी थी, तमाम इस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। इथेनॉल इंसेंटिव पॉलिसी लाना, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाना, इथेनॉल को भी हेवी मोलासिस से आपको याद होगा बनाने की खबर आना, ये सब स्टेप्स हैं राइट डायरेक्शन में, और इन सब का फायदा मिलना है। और क्योंकि इथेनॉल आजकल प्ले की बहुत ज्यादा बात होती है, अब इस कंपनी ने अनाउंस ये भी कर दिया कि अपनी इथेनॉल क्षमता जिसकी मैंने बात करी, डिस्टिलरी कैपेसिटी, वो उसमें एक तगड़ा उछाल दिखाएंगे। अब वो उस केपेक्स बढ़ा रहे हैं उसका। तो ये स्टॉक जो है इस साल के हाईज थे 71 के आसपास, कल की तेजी के बावजूद अभी भी 35-40% अपने हाईज से ऑफ हाईज आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। एक इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है शुगर इंडस्ट्री में, एक बेहतरीन बिजनेस के लिहाज से अच्छी कंपनी नजर आती है। तो यह है जैकपॉट शेयर, जिसमें बहुत सारी थीम आप देख रहे हैं, और आज की फिलहाल एक हॉट थीम जो इथेनॉल की है, शुगर की है, वो तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग के चार्ट्स पर वागले साहब नजर डालिए, क्या देखते हैं आप? शुगर में तो प्रदीप सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, बट अगर आप टॉप 2 या 3 आइडेंटिफाई करेंगे तो मेरे हिसाब से ये वो टॉप 2-3 में नहीं आएगा। हालांकि कल जो मोमेंटम आया है वो कंटिन्यू हो सकता है। 45-50 का क्लोज है, मुझे लगता है ये 8-10% की मूव ये रैली में देना चाहिए। 50 का मेरा टारगेट होगा अगले कुछ दिनों का। ऑलराइट, तो इस पर रहेगी नजर। आज त्रिवेणी इंजीनियरिंग के हमारा जैकपॉट स्टॉक प्राज पर भी रखिएगा नजर, 6% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। ध्यान रखिए 6% की तेजी कल भी हुई थी, और आज नीरज की टीम में ये स्टॉक शामिल था। तो जल्दी से देख लेते हैं नीरज के कौन से स्टॉक्स आज आपको सुझाए गए थे, क्योंकि थीम तो दरअसल यही सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होने वाला है। लाते हैं टीम और बागले साहब से पूछते हैं कि उनको कौन सा स्टॉक इस टीम में पसंद आ रहा है। ये रही टीम, बागले साहब बताइए एक शेयर कौन सा अच्छा लगता है? हेमंत, नीरज की टीम में से मैंने चुना है टाटा केमिकल, जो एक सेल कॉल है। मुझे लगता है इसमें ब्रेकडाउन कल देखा है,
ये माहौल में भी मैं थोड़ा सा ऊपर में बेचने की सलाह दूंगा। 625 का जो नीरज का टारगेट है वो आ जाना चाहिए। 625 का टारगेट आ चुका है सर, 620 पे ये खुलने वाला है। हाँ, तो टारगेट आ गया। नया टारगेट बताइए सर। 605 से 606। 605 से 606। चलिए बात तो नज़र रखिएगा, क्योंकि ये आज का बड़ा एक्सीडेंट है और टाटा केमिकल देखिए गैप डाउन ओपनिंग करने की तैयारी कर रहा है नंबर्स के बाद। तो मेरी टीम में आपको सबसे अच्छा क्या लगा बागले सर? आप गेस करिए। मैं तो क्या गेस करूं सर, आपके दिल में क्या शुगर है? शुगर स्पेस है और धामपुर ये है जिसमें मोमेंटम है। आपका 185 का टारगेट धामपुर में आज आ जाना चाहिए। अभी ये मुझे पता नहीं 181 पे सर खुल रहा है, तो थोड़ा टारगेट लंबा वाला दीजिए। तो फिर आप ट्रेडिंग अगला टारगेट क्या है? इस पे 190 तक की मैं बात करूं। 190 तक के लेवल्स पर नजर रखिए, क्योंकि देखिए ये सारे टारगेट्स जो अब हमें नहीं पता होता प्री ओपनिंग ट्रेड में कितना ऊपर खुलने वाला है। स्टॉक 2020 में जब ये बताया जाता है तो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से बताया जाता है, लेकिन अब अपने जब खुलने के बाद इसके टारगेट्स रिवाइज करने का वक्त आ गया। 100 पॉइंट ऊपर देखिए सेंसेक्स खुलने की तैयारी कर रहा है। निफ्टी में भी 30 पॉइंट की बढ़त के साथ कामकाज की शुरुआत होगी। आशीष, आपके पिक्स बताइए आज के कौन से हैं? जी देखिए, इसके अंदर में हमने जो मिड कैप में आइडेंटिफाई किया वो है यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। इसको हमने लास्ट वीक भी आपके चैनल पे रिकमेंड किया था और अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वीकली मंथली सभी चार्ट पे हुआ है। पिक था यार, बिल्कुल, और अच्छा भी काफ़ी लग रहा है हेमंत, क्योंकि अब मुझे लग रहा है इसमें रोलओवर्स भी काफ़ी अच्छे इस सीरीज़ में हमें देखने को मिले। और पिछले कुछ महीनों से 800 का जो स्तर था वो एक बहुत अहम रेजिस्टेंस बना था, जिसको इसने क्रॉस कर दिया है। मेरे हिसाब से 785 स्टॉप लॉस होना चाहिए। 825 के इमीडिएट टारगेट्स आपको यूपीएल में देखने को मिल सकते हैं। एफएमसीजी बास्केट हमें काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है। इसके अंदर डाबर पे तो हमारा कॉल पहले भी था। अभी मुझे लगता है कोलगेट एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर भी एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। 1345 के लक्ष्य मुझे लगता है देखने को मिल सकते हैं। 1280 का स्टॉप लॉस यहाँ होगा। और ऑप्शंस में एक कॉल जो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है वो है इन्फोसिस। बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेंथ हमें पूरा आईटी के अंदर में देखने को मिल रहा है। तो 770 की कॉल मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ, जो 13 रुपये के आसपास है। 6 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। 24 रुपये तक के टारगेट्स इन्फोसिस की 770 की कॉल में देखने को मिल सकता है। ओके, 770 के लेवल वाली कॉल ऑप्शन पे आपको नजर रखना है और यहाँ पर 13 रुपये पर है ये इस समय। 24 तक यानी करीब करीब डबल होने की गुंजाइश नजर आती है इस कॉल ऑप्शन में। प्रकाश काबा जी, आपके स्टॉक्स कौन से हैं आज? मुझे लगता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट काफ़ी हद तक अच्छा लगता है। यहाँ पर इसका टेक्निकल टारगेट 1115 का है, स्टॉप होगा 1040। दूसरा मैं सोच रहा था कि हीरो दे दूं, लेकिन वो तो कल दे दिया, इसलिए आज दिया है मैंने यूपीएल। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, अच्छा अपमूव मिला है कल। इसका एक्सटेंशन होगा। टारगेट ऑन द अपसाइड 825, स्टॉप बिलो 780। इस पर रहेगी नज़र साफ तौर पर। तो कंसेंसस कॉल बन रही है यूपीएल आप तीनों की। तो अभी थोड़ा डर लगने लगा है। मैं यहीं पे आ रहा था। तो खैर, तो कंसेंसस ट्रेड बनता हुआ, लेकिन शुगर सेक्टर फोकस में रहेगा। ये जो कैबिनेट की बैठक है आज बाजार बंद होने के बाद, तो आप कैसे रीड कर रहे हैं इसे? नहीं, तो अब तो काफी समय से पॉजिटिव, बट आई वुड स्टिल प्ले इट विद प्राज ही बेस्ट है। मतलब अब कौन सी कंपनी, क्योंकि जैसे धामपुर का जो इथेनॉल का प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी है वो थोड़ी अलग है। सही है। बलरामपुर की थोड़ी सी अलग है। ठीक बात है। कैपेसिटी सबकी अलग है, तो इसमें अटकलें लगाने की बजाय आप तो ये लीजिए जो बेस्ट कंपनी लीजिए, जो फायदा जिसको हर तरफ आपने क्या बताया था प्राज के लिए? आज का इंटरडे टारगेट आपका क्या है? क्योंकि ये एक शेयर 140 के आसपास खुल रहा है, 138 के आसपास, 6% ऊपर खुल रहा है। 6% की कल की बढ़त के बाद 44 का मेरा टारगेट है, लेकिन वे आज और कल का, मैं नॉर्मली 1 से 2 दिन की बात करता हूँ। ठीक बात है। नहीं, पर ये भी हेमंत बताना चाहूंगा कि प्राज जैसे स्टॉक्स आपको ना, जब जिस दिन मार्केट वीक होती है उस दिन खरीद के रख लीजिए। सही कह रहे हैं। जिस दिन चल रहे हैं उस दिन डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है कि आज 100% आपसे सहमत है सर। कल जब बलरामपुर चीनी के अच्छे नतीजे आए थे और प्राज 1% ऊपर खुला था, इसीलिए कल कहा था कि प्राज के ऊपर रखिए नजर, और कल प्राज 6% भागा। तो जिन्होंने कल सुना, देखिए उनकी भी कमाई हो रही है और ये लॉन्ग टर्म में 52 वीक हाईज नए लगा देगा। ये तो इस पे तो हम लोग का टारगेट बहुत लंबा दिया हुआ है। टारगेट आपका क्या है? हम लोग कहा था कि 1-1.5 साल में तो 199 आराम से की बात हुई थी जब ये लास्ट टाइम आपने 199 रुपए की बात की टारगेट, बट उस टाइम ये था 116 के करीब। तो आज मैंने उसको थोड़ा सा ओवर ये कर दिया, 210 का थोड़ा सा लंबा वाला। चलो, तो लंबी अवधि के लिए शानदार स्टॉक है और यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। और 70 रुपए से ये चैनल पर हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं, ये भी याद दिला दें। तो ये पूरी स्टोरी जिस पर आपने पैसा डबल किया है, यहाँ से भी और मौके हैं, लेकिन जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, गिरावट में खरीदारी करते रहिए, आपको मुनाफा कमा कर देगा। अच्छा, जुबिलेंट फूड आज अब करीब 1340 के आसपास इसकी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। आशीष, इस पे अभी अगर आप देखें तो कल के भी जो हाइस थे 1365 और उसके एक दिन पहले के लेवल देखिए
तो ये 1400 के आसपास था, तो अभी भी अब चूंकि क्लैरिटी है तो जाने के लिए मौका बनता है, खरीदारी करेंगे। प्रदीप देखिए, ऐसे तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ इस स्टॉक पर जो कल एक इवेंट हुआ है उससे एक जो मार्केट में जो कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी कि कहीं ना कहीं आपने भले ही रिवर्स जरूर कर दिया है, बट कहीं ना कहीं मार्केट उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं लेगा, तो मुझे लगता है रेंज में अटका रहेगा। ये बात सही है कि कहीं ना कहीं 1280-90 अब टूटने के चांस कम लगते हैं, बट जो इमीडिएट हाइस थे 1380-1400 के, वो भी क्रॉस होने में थोड़ी डिफिकल्टी इसके अंदर नजर आएगी। अभी ये रेंज में प्ले करेगा। एक चीज जरूर कहूंगा, 1400 के ऊपर निकला तो फिर डेफिनेटली एक बड़ी स्ट्रेंथ इसके अंदर आएगी, पर शायद बाजार इसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगाएगा। ठीक बात है। तो एक बार प्रमोटर ने इस तरह की, जो हम दीवान साहब से बात कर रहे थे, एक बार तो देखिए इस तरह का कांड कर दिया है, तो अब वापस जरूर ले लिया, लेकिन दबाव में आकर वापस लिया, लेकिन इनके अपने अंदर जहन में तो है कि क्यों ना इस तरह का रूट लिया जाए। इसमें जिनके पास होल्डिंग होती है ना हेमंत, इस टाइप के इवेंट्स के बाद आप कॉल राइट कर सकते हो। ये सबसे बड़ा मौका रहता है जब आपको ये एडवांटेजेस मिल जाते हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा अगर ये कंसोलिडेट होगा या रेंज बाउंड रहेगा तो आप एटलीस्ट उस साइड से तो कमाओगे। ये ऊपर नहीं गया, लेकिन आपके पास तो स्टॉक भी है और कवर्ड कॉल आप राइट करके बैठ जाइए। तो आप कॉल राइटिंग की सोचेंगे। अच्छा, टेक महिंद्रा अपने नए हाईस पर आज ओपन होगा। 784 के लेवल जो प्री ओपन में दिखाई दे रहे हैं वो इसके लिए एक नया ब्रेकआउट है। आशीष, अगले टारगेट? जी देखिए, सबसे पहले तो 820 होगा, और 820 जो मैंने कहा, क्योंकि करीब करीब पिछले 4-5 साल के कंसोलिडेशन को टेस्ट करके इस लेवल पे पहुंचेगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट अपमूव आएगा वो मुझे लगता है 900 के पार इसको लेके जाएगा। बट इमीडिएट टारगेट्स 820 के रहेंगे, वहां पे ट्रेडर्स एक बार शायद प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और फिर वेट करें 770-780 के डिप्स की, जहां पर पे एक वापस बाइंग इंटरेस्ट नया लिया जा सकता है। ऑलराइट, तो टेक महिंद्रा पर रखिएगा नजर, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज पर भी रखिएगा नजर, ना सिर्फ जुबिलेंट फूडवर्क्स पर। देखिए इंडस्ट्रीज कल घटा भी नहीं था, आज 7% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। राज 6% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। इंडिया ग्लाइकॉल 5% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग और धामपुर शुगर, त्रिवेणी आज का CNBC आवास का जैकपॉट स्टॉक 6.5% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है, और अब मार्केट खुलने ही वाले हैं, खुल चुके हैं, और 80-85 अंक ऊपर खुलने के बाद अब 101 अंक ऊपर देखिए सेंसेक्स पहुंच चुका है। 11,000 का स्तर का इंतजार सबको है, जो SGX निफ्टी पर नजर आ रहा था, लेकिन आप देखिए इस समय मिड कैप इंडेक्स ने भी एक सदी हुई शुरुआत करी, 1/4% मजबूती के साथ ये कामकाज कर रहे हैं, और बैंक निफ्टी देखिए 1/4% मजबूती के साथ ये कामकाज कर रहा है। प्राज 6% ऊपर खुलने के बाद अब हो चुका है 8% ऊपर, क्योंकि 12,000 करोड़ रुपए के पैकेज का अनुमान किसी को भी नहीं था। CNBC आवास की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर, भागता हुआ ये स्टॉक त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जैकपॉट स्टॉक का शुगर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी 6.5-7% देखिए अब ऊपर पहुंच चुकी है खुलने के बाद, यहाँ भी बढ़त देखने को मिल रही है। और इंडिया ग्लाइकॉल भी देखिए इसके पीछे पीछे भागता हुआ 4% ऊपर ये बा। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने कुल 2.5-3% बढ़त के साथ शुरुआत कर दी है। क्योंकि लोगों को अब डर है, बाकी प्रमोटर्स की इंटेंशन दरअसल ठीक नहीं थी, तो बहुत बड़ा गैप अब देखिए यहाँ पर नहीं हुआ है, 2-2.5% ऊपर ही ये खुला है। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज में भी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज हालांकि ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, 7% ऊपर। फ्यूचर एंटरप्राइजेज ढीले नंबर्स पिटाए, ब्लू स्टार कमज़ोर नंबर्स पिटाए, टाटा केमिकल्स के ढीले नंबर्स दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। वी मार्ट के अच्छे नंबर्स के बावजूद देखिए ये शेयर नहीं चल पा रहा, और IDFC बैंक में दबाव के साथ ही कारोबार होता हुआ आपको नजर आ रहा है। प्रताप स्नैक्स हो गया अब 7.5% नीचे, हालांकि कम वॉल्यूम हुए, लेकिन ये स्टॉक दबाव में इस समय ट्रेड करता हुआ। प्रदीप और CG पावर कल की गिरावट को और जोर से आगे बढ़ाता हुआ। भारत फोर्ज खराब खबरों के चलते 2.5-3% नीचे पहुंच चुका है। एक बाउंस देखने को मिल रहा है पिटे हुए स्टॉक्स में, खासतौर पर रिलायंस पावर, सुजलॉन, आरकॉम, ये सब देखिए पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में जोर से दबाव में थे, और आज यहाँ पर 10-10% का बाउंस के साथ तो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बढ़िया प्रदर्शन तो टेक महिंद्रा ने दिखाया है। बिल्कुल, टेक महिंद्रा अगर आप देखें इस समय इस स्टॉक पे 40% के आसपास का वॉल्यूम हो चुका है, यानी शुरुआत होते ही यहाँ पर एक बार की बहुत तेज़ी से खरीदारी आई, ये करीब 785 के लेवल तक गया, और उसके बाद अब थोड़ा सा अटकता हुआ नजर आ रहा है। तो पहली कॉल तो वागले साहब इसी पे बनती है, किस लेवल पर आप एंट्री लेंगे, क्या अभी तुरंत लेना चाहिए? प्रदीप, फ्यूचर्स में 784 के करंट लेवल्स है, मैं ये लेवल पे एंट्री लूँगा। 784 से 780 मेरी बाइंग रेंज होगी, 774-775 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है 815-820 आपको आज के दिन में मिल जाना चाहिए। तो वही लेवल जो आशीष भी सुझा रहे थे, टेक महिंद्रा में इसी समय खरीदारी की कॉल आपके लिए आ रही है। शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त नए ब्लू स्काई जोन में, जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे शुरुआत देखने को मिली है, और इसका फ़ायदा आगे भी मिलता हुआ नजर आएगा।
दूसरा स्टॉक जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है वो है HPCL। देखिए नतीजों के बाद यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत, 2% ऊपर इंडेक्स के लिहाज से एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर प्रकाश इस समय इसको थम्स अप दे रहे हैं, लगता है खरीदारी मुझे HPCL अच्छा लग रहा है क्योंकि अच्छी बाइंग हुई है और काफ़ी वॉल्यूम्स भी आज हैं इस पर। मुझे इसका टेक्निकल टारगेट कम से कम 240 लगता है, लेकिन पहला 235 रहेगा, स्टॉप होगा 225 का। तो अपमूव तो ऑन है 235 से 240 के लिए। और जो 11,000 स्तर देखना चाहते थे उनको हम दिखाते हैं ये स्तर। देखिए निफ्टी 50 फेब का जो कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पर ये स्तर आया है। तो जो SGX निफ्टी दिखा रहा था 11,012 का स्तर लाते हैं, वो भाव आपके सामने इस समय देखिए 11,000 के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन वैसे ओवरऑल जो आप देखिए ये वाला नहीं, अगर हम फ्यूचर का भाव दिखाएं फरवरी सीरीज़ का तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा। पहले भी एक बार ये लगा था, ये देखिए 11,005 का स्तर जो आप देख रहे हैं ये वहाँ पर हासिल हो चुका है। लेकिन आज भी जो कमज़ोर एरिया है वो तो मिड कैप्स ही हैं। आप देखिए मिड कैप इंडेक्स खुला जरूर 1/4% ऊपर, लेकिन अब ये धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। मिड कैप्स ने आज भी अंडर परफॉर्मेंस दिखानी शुरुआत कर दी और किसी भी वक्त ये सूचकांक दरअसल लाल निशान में आ जाएगा। ये लीजिए आगे अब तो मिड कैप्स की तरफ से बेहद कमज़ोर प्रदर्शन आज फिर से देखने को मिल रहा है। और नतीजों के दम पर तो देखिए जो शेयर कमज़ोर हुए हैं, बॉम्बे डाइंग, प्रताप स्नैक्स, टाटा केमिकल, फ्यूचर एंटरप्राइजेज, ब्लू स्टार, IDFC फर्स्ट बैंक, टोरेंट फार्मा, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनके नतीजों के बाद आज तेज रिएक्शन यहाँ पर प्रदीप देखने को मिल रहा है। तो अब ब्रॉडर मार्केट फिर से अंडर परफॉर्म कर रहा है। हालांकि अभी भी बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है गिरने वाले शेयरों के मुकाबले, लेकिन धीरे धीरे ये भी घटती हुई नजर आएगी। शुगर सेक्टर लेकिन दमदार प्रदर्शन आज भी दिखा रहा है। बिल्कुल, तो सेक्टर स्पेसिफिक मूव आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र डालें जहां पर आज शुरुआत आपको पॉजिटिव दिखाई दी है। तो टेक महिंद्रा एक हमको दिखाई दिया, HPCL दूसरा स्टॉक जहां पर हमने मजबूती देखी। इसके साथ साथ SRF पर भी नज़र रखें। अब रिजल्ट के बाद यहां पर आज के दिन बाजार खुलने के साथ ही करीब 4% के आसपास का बिल्डअप देखने को मिल रहा है। आशीष क्या देखते हैं आप इसमें, एक लॉन्ग का मौका है क्या? देखिए बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट ज़रूर इसके अंदर आया है और बेस भी कहीं ना कहीं 1950-1960 पे बना है। मुझे लगता है पुल बैक आएगा और इवेंचुअली शायद 2090 से 2100 तक के स्तर आपको देखने को मिलेंगे। और इसको प्ले करने के लिए मेरे ख्याल से आज का जो गैप अप लेवल है 2040 का एक स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा। तो 20-22 रुपये का स्टॉप लॉस, 40 रुपये तक की अपसाइड SRF के अंदर देखने को मिल सकती है। बट एक चीज़ मैं आपको वापस यहाँ पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि अभी जो बाजार का जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं लार्ज कैप के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो आप जो स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं वो जो देखने को मिलेगी वो आपको लार्ज कैप में ही देखने को मिलेगी। तो मैं कोशिश करूंगा जो हम बात कर रहे थे इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HDFC लिमिटेड, इस तरह के स्टॉक्स में मुझे लगता है स्ट्रेंथ काफी अच्छी आपको तो ये ऋतिक स्टॉक्स जिसकी बात हो रही थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, TCS जो आज फिर से बड़े दिनों बाद टर्म दीवान साहब ने दिए, इसमें आज का ऋतिक कौन सा है ये बताइए। आज ये 7 शेयर जो हैं इनमें से आज कौन सा आपको चलने का दमखम रखता है? क्योंकि 2 दिन पहले गाबा साहब ने कहा था RIL और उसके बाद क्या भागा था, 1300 की बात हुई थी और अच्छी रैली बनी थी। आज का ऋतिक स्टॉक बताइए। 2 बोलूंगा मैं। एक है IT में इन्फोसिस जो मुझे लगता है कम से कम 790 तक के स्तर शायद 1-2 दिन के अंदर में आपको छूता हुआ देखने को मिले। यहाँ पर हमने 770 की कॉल भी रिकमेंड की, इसके ऊपर मैं काफी पॉजिटिव हूँ। और दूसरी मैं बात करूंगा हिंदुस्तान लीवर की। ये स्टॉक आपको याद होगा हमने 2 हफ्ते पहले जब ये स्टॉक 1750 के आसपास थोड़ा सा साइडवेज पड़ा था तब हमने कहा था कि ये लीड लेगा और एक्चुअल में मुझे लगता है जिस तरह के वॉल्यूम ग्रोथ है ये स्टॉक मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा। इवेंचुअली मुझे लगता है 1900 तक के स्तर इसमें देखने को मिलेंगे और इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 1870 तक की अपसाइड HUL के अंदर देखने को मिलेगी। तो HUL, इन्फोसिस और दीवान प्रकाश गाबा साहब कुछ कह रहे हैं, उनको क्या पसंद है? 1300 का टारगेट रिलायंस तो अचीव हो गया लेकिन वहां रुकेगा नहीं। सही है, 1350 जाएगा। तो आपका ऋतिक स्टॉक अभी भी R वाला बिल्कुल जो है आज के लिए भी अभी भी मुझे 1300 अभी भी रिलायंस अच्छा लगता है और मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो विदाउट रिलायंस जा ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस बीच देखिए दरअसल मार्केट ऊपर जा भी रहा है। 10,985 के जो पिछले स्विंग हाई थे उसके ऊपर हमने निफ्टी को जाते हुए देखा। निफ्टी का फ्यूचर्स जो आप देख रहे थे अहमद पहले, वहां पर भी हमने पिछले स्विंग हाइस को क्रॉस किया है। जो 11,007 के आसपास थे उसके मुकाबले आज हम 11,012-15 तक जाते हुए दिखाई दिए और वो आज दोनों ही तरफ इंडेक्स में आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 10,992, 10,993 के लेवल अब आ रहे हैं। तो 11,000 के लेवल की तरफ बहुत तेज रफ्तार से इस समय निफ्टी बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। और जो स्टॉक्स
इस पूरी तेजी को लीड कर रहे हैं। आपके सामने एक बार कंट्रीब्यूशन का पेज भी लेकर आएंगे। जो हेवी वेट्स जो मैं देख सकता हूँ, इन्फोसिस, ओएनजीसी, रिलायंस, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, ये वो स्टॉक्स हैं जो लीड करते हुए देखिए। रिलायंस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और अब आईसीआईसीआई बैंक, ये वो स्टॉक्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और 10,992 कभी भी तो होने एक वाला है। स्विंग हाई ऑलरेडी हो चुका है। दरअसल टेक्निकली तो ब्रेकआउट हो गया है, वागले साहब ये कहेंगे 11,000 का लेवल साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन जो लेवल हम पार नहीं कर पा रहे थे 10,885-90 के आसपास, उसके ऊपर तो केवल और केवल निफ्टी रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर अभी एक जादू होने वाला है। आप देखेंगे कि 11,000 का स्तर जो आप लोग देखना चाहते थे निफ्टी पे, वो आपको मिलने ही वाला है। जी हाँ, 10,999 ये देखिए अभी आपकी स्क्रीन पर आएगा, और अब 11,000 भी कभी भी देखिए आएगा तो आ गया, जश्न मना लीजिए। 11,000 का स्तर हमने काफी दिनों बाद देख लिया है अपने चैनल पर, और इसका इंतजार वाले साहब हमें दिसंबर से था। तो बधाई हो आप सबको। सबसे पहले अब की बार 11,000 का नारा जो हम लगा रहे थे बजट से पहले, चलिए बजट वाले दिन ना सही, अब तो आया दीवान साहब। आज का ट्विटर आज का सवाल तो अभी हम लाएंगे सर कि क्या समाप्ति होगी 11,000 के ऊपर। तो आपके RIL, इसलिए हम कह रहे थे ऋतिक स्टॉक के ऊपर फोकस करिए। ऋतिक स्टॉक कौन सा था आज का? RIL। ये देखिए RIL के कंधों पर दरअसल बाजार अब तक यहां तक पहुंचा था, और आज भी इसका सबसे बड़ा योगदान है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कंट्रीब्यूटर्स की प्लेट ला दीजिए सामने, तो आपको समझ में आएगा कि ये जवाब क्या है, किसने दरअसल बाजार को 11,000 के स्तर पर आज लेकर गया है। दिखाते हैं कंट्रीब्यूटर्स की प्लेट। RIL, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, देखिए ये आपको दिखाई देंगे, और साथ में टेक महिंद्रा शामिल होता हुआ। वजन भले ही कम हो, लेकिन तेजी ज्यादा होने की वजह से आज इसका कंट्रीब्यूशन आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। देखिए RI रखिए इस प्लेट को, RITI ऋतिक। तो वही बात की बात आज हमने मुनाफे की तैयारी में करी थी, और देखिए बिल्कुल वैसा ही। कैसे कर लेते हैं दीवान साहब? ये आपकी प्रेरणा है, प्रेरणा सर हमारी ढूंढते रहते हैं, जिससे ये सब चीजें ढूंढते वागले साहब बधाई हो। बताइए आपका ऋतिक स्टॉक कौन सा है? इसमें ना मेरा तो आज का क्लियर टेक महिंद्रा ये जो शायद सही RIT में, हाँ। और एक मैं जोड़ना चाहता हूँ हेमंत कि आज में और बाकी दिनों में फर्क क्या था। जो ब्रॉड बेस में कह रहा था वो मुझे फीलिंग आ नहीं रही थी। आप कई दिनों से मैं देख रहा था कि मैं कह रहा था कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा। और हम क्या कह रहे थे? ब्रॉड बेस नहीं होगा फिर भी बाजार बढ़ेगा। लेकिन आज वो ब्रॉड बेस एडवांसेस टू डिक्लाइन फर्स्ट इंडिकेशन है, वो काफी पॉजिटिव है। यानी आज इंडेक्स भले ही आपको नीचे दिख रहा हो, पर बढ़ने वाले स्टॉक्स की तादाद अधिक है, पार्टिसिपेशन बेहतर देखने को मिल रहा है। मुझे ब्रेकआउट दिखता है। निफ्टी में मुझे एक 70-80 पॉइंट की अपमूव दिखती है आज और कल। नहीं, मिड कैप इंडेक्स की हम बात कर रहे थे। चूंकि आपने ब्रॉड बेस की बात कही, तो चूंकि मिड कैप इंडेक्स आपको 5 पॉइंट नीचे दिख रहा है, पर वो पार्टिसिपेट करेगा। जिस तरह से इस समय आप बाजार की रफ्तार देख रहे हैं, 11,015, 11,016, तो अब क्लियरली 11,000 के ऊपर तेजी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंडेक्स में इस समय ऊपर के टारगेट एक एक करके जल्दी से, वागले साहब तो दे रहे थे, प्रकाश आपके और आशीष आपके क्या टारगेट है अगले बताइए, पोजिशनली भी और आज के भी। मैंने आज सुबह ही जब मार्केट खुलने के पहले बात की 11,150 तक का मूव आएगा, और उसका कारण बहुत सिंपल था। अगर से 11,000 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तो आप ये समझिए पिछले 4-5 महीने से कंसेंसस ट्रेड बना हुआ है। शॉर्ट 11,000 कॉल, शॉर्ट 10,600 पुट। ये जो ट्रेड है वो रिवर्स होता हुआ आपको 11,000 के ऊपर दिखेगा, और जैसे ये रिवर्स होगा एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग कम से कम 100 से 150 पॉइंट की आपको देखने को मिलेगी, जिसके चलते 11,140, 150 के लेवल्स मुझे लगता है निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकेंगे। बिल्कुल प्रकाश, मैंने जो सुबह आज टारगेट दिए थे 11,084 वहां तक जरूर चला जाए। अच्छा सर, सवाल हमारा ये था क्योंकि आप पहला सौदा में आए थे, लाते हैं ट्विटर पर सवाल। हमने सुबह सुबह सबसे पहले यही सवाल पूछा था, 11,000 तो हासिल होगा, लेकिन सवाल इसके आगे का है, क्योंकि 11,000 तो हमें दिख रहा था। सवाल ये था कि 11,000 के ऊपर समाप्त होगा। ये है बड़ा सवाल। आप अभी जाइए CNBC आवाज़ के ट्विटर हैंडल पर और जाकर इस सवाल का जवाब दीजिए। आपको बता दूं अब तक लोग क्या कह रहे हैं, वो जवाब लाते हैं, और फिर दीवान प्रकाश सर आपका भी हमें एक रिप्लाई चाहिए। आपको क्या लग रहा है, क्या समाप्ति हो सकेगी? क्योंकि समाप्ति देखिए इम्पॉर्टेंट है। हासिल हमने इसको कई बार पहले भी किया है, उसके बाद दिन में फिजल आउट हो जाता है। तो सवाल यही है कि क्या ये 11,000 के ऊपर समाप्त होगा, हाँ या ना? हाँ, मुझे हाँ लगता है। ओके, तो आपको भी हाँ लगता है? जी, मैं तो 11,140 की बात कर रहा हूँ, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि बाजार जो है वो कहीं ना कहीं 11,000 के ऊपर टिकता हुआ आपको नजर आएगा। दीवान साहब,
हाँ, मैं तो जवान साहब ने पहले ही बोला। भर चुका हूँ 11,000 के ऊपर की। जी हाँ, क्योंकि डिसाइसिव ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला है। 54% में देख रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं। अभी हमने क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है तो करीब 250-300 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया है, लेकिन और अभी लोग पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे। 6 घंटे तक ये पोल हमारा खुला हुआ है और आप इस में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए ताकि हमें पता चले आप क्या चाहते हैं। लेकिन 46% लोग, देखिए ये वही वाले लोग हैं जिन्होंने कई बार पहले देखा है 11,000 के ऊपर चला तो जाता है, टिक नहीं पाता। तो अभी भी 50-50 है माहौल। 54% लोग कहते हैं हाँ और 46% कहते हैं ना, और हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं हाँ। देखिए हेमंत, यहाँ पे एक बात है जो हम बार बार दोहराते हैं, वो ये है कि जब DIIs की खरीदारी पे बाजार चलता है तो नीचे सपोर्ट मिलता है, जब FIIs की खरीदारी से बाजार चलने लगता है तो ब्रेकआउट होते हैं। और अब आप देखिए क्लियरली FIIs जिस तरह से खरीदारी कर रहे हैं, 4,500-5 हज़ार करोड़ के आसपास की खरीदारी केवल पिछले 4 दिनों में आती हुई नजर आई है। तो ये ब्रेकआउट तो टिकेगा। यही वजह है कि हमारे सारे एक्सपर्ट्स इस बार आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस रिकवरी पे दिखा रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स पे नजर डालते हैं जहां पे फिर ऐसे में आपके लिए अब मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक छोटा स्टॉक है GMR, और यहाँ पर आज जिस तरह से वॉल्यूम के साथ मूवमेंट देख रहे हैं, कल भी हमने यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट देखा था, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। 15 रुपये 25-15-30 के आसपास का लेवल है। वागले साहब जरा नजर डालिए, कुछ इस बार यहाँ भी कुछ अलग दिख रहा है क्या आपको? 3% ऊपर है, और ये ऐसे वाले स्टॉक 7-8% ऐसे ही जा सकते हैं, बट फिर ऊपर में फिजल आउट होते हैं। तो मैं एक 7-8%, अनदर 4-5% की बात करूंगा, नथिंग बियॉन्ड दैट। 4-5% का मौका है यहाँ पर। तो स्टॉप कहाँ लगाएंगे आप और टारगेट क्या देंगे? GMR देखो अभी 15 रुपये 35 पैसा है, मैं कहूँगा 14 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस, 16.5 का टारगेट। 16.5 इस पर रखिएगा नज़र। आज दरअसल इसी तरह के कमज़ोर क्वालिटी के स्टॉक्स में बाउंस देखने को मिल रहा है। तो जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी 11,000 के स्तर निफ्टी पर देखने के बाद, वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस शायद कवर कर रहे हैं। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए सुज़लॉन टॉप गेनर है आज। जी एंटरटेनमेंट में अच्छी तेज़ी आज के सत्र में। डिश टीवी देखिए ऊपर कारोबार कर रहा है। ये टॉप 5 F&O गेनर्स हैं, और रिलायंस पावर में भी एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। तो आज के दिन वही उछल रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से कमज़ोरी वाला प्रदर्शन दिखा रहे थे। इंडिया बुल्स हाउसिंग पिछले कुछ दिनों से ढीला था, देखिए टॉप 7वें गेनर में ये पहुंच चुका है, और SRF में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो पिछले कुछ दिनों में जो शेयरों ने ढीला प्रदर्शन दिखाया था, वहाँ पर आज एक बढ़िया बाउंस देखा जा रहा है। लेकिन टाटा केमिकल्स, वागले साहब अल्टीमेटली ये बताइए ये कहाँ तक पहुँचने वाला है नीचे में? क्योंकि टाटा ग्लोबल के नंबर ढीले, टाटा ग्रुप की जो दूसरी कंपनी है कॉफ़ी के नंबर ढीले, टाटा मोटर तो हम सब लोग देख ही रहे हैं। टाटा केमिकल्स पे नीचे क्या लेवल्स आने वाले हैं, क्योंकि ये गिरता ही जा रहा है। और जो फोर्स से गिरा है हेमंत, मुझे नहीं लगता ये 540 के पहले रुकेगा। ये वन वे मूव वहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है। अभी लगभग 600-605 के लेवल से मुझे लगता है ये कंटिन्यू होगा। इसमें बॉटम फिशिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं, देखिए आज सुबह से खुलते ही 9-9.5 लाख का शेयरों का वॉल्यूम हुआ है। कहाँ पर काटने चाहिए और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, इंट्राडे व्यू है, तो 585 के आसपास एक बार काट ले। स्टॉप लॉस रखिए 612 के आसपास। ओके, 612 पे स्टॉप आपको लगाना चाहिए। अगला स्टॉक एक्सिस बैंक आपके स्क्रीन पे आना चाहिए। मैं देख रहा था कि कौन से वो स्टॉक है जो नए हाईज बना रहे हैं, और एक्सिस बैंक अपने नए हाई को और बेहतर करता हुआ आज के ट्रेड में शुरुआत में ही दिखाई दिया है। आशीष, तेजी का मौका इसी समय आप देखते हैं आज? बिल्कुल, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। बोल एंड फ्लैग का एक फॉर्मेशन बना है, यानी कि एक अच्छी तेजी के बाद 3-4 दिन कंसोलिडेशन और अब एक नई वापस तेजी जो इसको 750-760 तक लेके जाएगी। और एक और मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ कि जो ICICI बैंक का जो कंसर्न है, वो कहीं ना कहीं जो पैसा दोनों स्टॉक्स में डिवाइड होना था इक्वली, एक्सिस और ICICI में, वो पैसा कहीं ना कहीं फ्लो हो रहा है एक्सिस बैंक के अंदर। और इसके चलते आप देख रहे हैं कि रिजल्ट के बाद एक अच्छी तेजी के बावजूद भी हम इस स्टॉक में सस्टेन्ड एक अपटेक कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहे हैं। तो उसका एक कारण ये भी है कि इसके अंदर फ्लोज काफी पॉजिटिव आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा वागले साहब, वही हुआ पिज्जा में, ये शुरुआत तो हुई मजबूत भरी लाते हैं आपको, और उसके बाद ये फिसल गया। तो लोगों को अभी भी कहते हैं वो बैड टेस्ट इन द माउथ वो रह जाता है। तो आप देखिए खुलने के बाद ये बढ़ नहीं रहा है। शॉर्ट करेंगे क्या इसे, आप छोड़ दिया जाए? हेमंत, शॉर्ट करने में भी मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगा, क्योंकि चौपनेस ऐसे बार ऐसे मार्केट ये माहौल में बढ़ेगा। इसका बेसिक ट्रेंड पॉजिटिव है, उसको आप नाकार नहीं सकते। तो आप अवॉइड करें, और आप जितने ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे आप फंसेंगे, दोनों तरफ स्टॉप हो सकते हो। लेकिन गिर रहा है ये, देखिए जोर से गिर रहा है। यहाँ पर कोई रिलीफ नहीं देखने को मिल रहा है, बस गैप अप बना 1344 का। दीवान साहब,
ये बताइए आप मैंने आपसे कई बार कहा है ट्रेडर हैट पहनिए, इन्वेस्टर हैट पहनिए, आज एक फंड मैनेजर की हैट पहनिए। एज अ फंड मैनेजर क्या आप इस एपिसोड के बाद आपसे कहा जाए कि ये शेयर खरीदें, आप खरीदेंगे? तो वही हो रहा है शायद फिर। और ये देखिए ना, हम इसमें 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ा ब्लॉक हुआ था, यूएस के एक फंड ने लिया था, वसाच एडवाइजर्स करके, जो है काफ़ी इंडिया कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेते हैं इंडिया पे। अब उन्होंने लिया है, और ये कल आपने इस टाइप का जो ऐलान देखा जी, ये ऐलान आया जब यूएस मार्केट चल रहा था। ठीक बात है। तो ये कहीं ना कहीं कोई सुझाव आया होगा या दबाव आया होगा कि इसको ये करिए, तो फंड मैनेजर्स को कतई पसंद नहीं आने वाला। तो और पॉइंट इसकी मैनेजर पहले का वैल्यूएशन स्ट्रेच है, मैं तो कहता रिजल्ट अच्छा आएगा इसलिए मोमेंटम आएगा, वो आ चुका है। हमारा तो 1300 का टारगेट था, ये तो 1400 हासिल कर, मतलब वहां तक आपके ऊपर तक चले गया। तो पॉइंट इज, इससे ज्यादा लालच करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक बात है। यू कैन ओनली गेट एज मच एक स्टॉक से। और जो कॉल राइटिंग में बोला था वो ट्रेडर हैट पहन के पहले बोल चुका हूँ, बोल चुके हैं, बिल्कुल सही है। तो ट्रेडर्स हैट पहन के आपने बोला, और फंड मैनेजर का हैट पहन के देखिए, दीवान साहब ने बड़े बड़े फंड्स भी मैनेज किए हुए हैं। दीवान साहब कह रहे हैं वो अब इस एपिसोड के बाद कम से कम जुबिलेंट फूडवर्क्स को नहीं खरीदेंगे। लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। टाटा केमिकल्स यहाँ पर 4% नीचे था जब हमने बागले साहब से पूछा था, अब हो गया 6% नीचे। एग्रेसिव और मोमेंटम को पकड़ने वाले गावा साहब हमारे साथ है। गावा साहब ये बताइए कहाँ तक नीचे जाएगा टाटा केमिकल्स का स्टॉक, कितना नीचे मिल सकता है? क्योंकि ये सबसे बड़ा लूजर देखिए बनता जा रहा है, और मार्केट भी मिड कैप इंडेक्स पे अब हो गया है 1/4% नीचे। तो आधा % का कट तो दरअसल इसमें देखने को मिल रहा है। और कभी भी अब देखिए गिरने वाले शेयर अब ज़्यादा होने जा रहे हैं बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले। तो ब्रॉडर मार्केट तो आज भी कमज़ोर ही है। ये शेयर ने क्योंकि नतीजे खराब दिखाए हैं, टाटा केमिकल्स कहाँ तक मिलेगा? 590 तक तो मिनिमम मुझे लगता है वहाँ आना चाहिए। वहाँ रुकेगा मुझे पता नहीं, शायद 575 भी देखने को मिल सकता है। तो वीक टाटा केमिकल इसमें स्ट्रेंथ नजर। बागले साहब कह रहे हैं रिलायंस इंफ्रा भी शॉर्ट करना चाहिए। बागले साहब लेवल्स बताइए। जैसे आपने कहा कि करेक्शन हो रहा है, मेरे रडार पर ये ऑलरेडी था। मेरे हिसाब से ये अभी के अभी बेचने वाला 6% नीचे अब बेचें? बिल्कुल, मुझे लगता है ये भी एक आज का एक्सीडेंट है। मेरा 180 का टारगेट है, आप एक दिन दीजिए। अभी 209 है, 216 का स्टॉप लॉस, 216, 215 और 180 का टारगेट। ऑलराइट, अडानी पावर भी देखिए ये भी जोर से पिट रहा है, तो दबाव देखने को मिल रहा है। अडानी पावर में भी 3-3.5% नीचे, टोरेंट पावर 2.5% नीचे, अडानी एंटरप्राइजेस 2-2.25% नीचे। तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। अडानी ग्रुप के शेयरों में सबसे कमजोर शेयर बताइए। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी एंटरप्राइजेस बहुत वीक है, और वीकली मंथली सभी स्ट्रक्चर पे इसने एक वीकनेस दिखा दी है। अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। मेरे हिसाब से 112-110 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 123.50 ये स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन अडानी एंटरप्राइजेस में बनानी चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पर शॉर्ट की राय दे रहे हैं, लेकिन देखिए जो स्टॉक्स मजबूती के ट्रेंड में है वहाँ पर फर्क नहीं है। SRF की हम बात कर रहे थे, अब कैश में 2.5-3% ऊपर आ गया है, और वायदा कारोबार में करीब 2.25% की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। तो जो टारगेट आपने दिया था करीबन 2090 का, 2082-83 तक के लेवल हम यहाँ पे आते हुए देख चुके हैं। वायदा कारोबार में दिग्गजों के लिहाज से एक और पॉकेट जहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है वो है सीमेंट कंपनीज। कल भी हमने यहाँ पर दाम बढ़ने की बात की थी, और देखिए ACC, अंबुजा, इन स्टॉक्स में कुछ हद तक खरीदारी का ट्रेंड इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है। सीमेंट पे कोई पिक आशीष आप देख रहे हैं जहां पर आप तेजी का कॉल देंगे? देखिए बहुत कन्विंसिंग नहीं है, मतलब ओवरऑल एक साइडवेज ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहा है। ACC में कल एक अच्छा खासा ब्लॉक हुआ है। तो ठीक है, आप कन्विंस नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए कि टेक महिंद्रा के पीछे अब और कौन से IT स्टॉक्स हैं जहां पर आपको मौका दिखाई देता है। दिग्गजों में तो मुझे विप्रो दिख रहा है जहां पे काफी अच्छी मजबूती है। अगर कोई मिड कैप भी हो तो उस पर नजर डालिएगा। विप्रो पे पहले आप कॉल दीजिए। अब विप्रो बहुत अच्छा लग रहा है, और 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अच्छे कंसोलिडेशन के बाद। तो 368 स्टॉप लॉस होगा, 392 के इमीडिएट टारगेट्स देखने को मिलेंगे। और इन्फोसिस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये भी मुझे लगता है 780-790 तक के स्तर इन्फोसिस के अंदर में आएंगे। और इसको ध्यान में रखते हुए 770 की कॉल भी हमने रिकमेंड। 398 आप कह रहे हैं विप्रो में दिखाई दे सकता है। वागले साहब कोई स्टॉक आपको भी दिख रहा है क्या IT में? थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। तो मेरा व्यू होगा टेक महिंद्रा, जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं। मेरे को टेक महिंद्रा और विप्रो के अलावा कोई ऐसा इंट्राडे पैरामीटर्स मिल नहीं रहे। राइट, और देखिए भारत फोर्ज है अब 3% नीचे पर। रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन, तो शुरुआत तो थोड़ी मजबूती वाली हुई थी इन स्टॉक्स में, खासतौर पर आरकॉम में और बाकी में। लेकिन देखिए आज फिर से ये ऊपर में टिक नहीं पा रहे हैं। टाटा केमिकल्स है 7% नीचे। IDFC फर्स्ट, ये FNO में है। तो देखिए FNO में जब कोई स्टॉक हो तो फिर नंबर्स कमज़ोर आए, चाहे किसी भी कारण से आए, पिटता है। और आज देखिए 5%, तो FNO के टॉप
3 लूजर्स में IDFC फर्स्ट बैंक भी है और ये भी फ्लैटर टू डिसीव वाला स्टॉक ही है। IDFC बैंक फर्स्ट बैंक के लिए कोई लेवल्स नज़र आ रहे हैं तो आशीष बताइए। देखिए इसके अंदर में मेरे हिसाब से वीकनेस बनी हुई है और अभी भी कोई ऐसा साइन नहीं है कि बहुत इमीडिएट एक रिवर्सल देखने को मिले। शायद 38 के लेवल्स भी देखने को मिले, बट कोई खास इंटरेस्ट इस स्टॉक में है नहीं। जो था वो लॉन्ग लिक्विडेशन में जा चुका है, तो मेरे हिसाब से इस लेवल पर कोई बहुत वॉल्यूम में तो FNO में टॉप 4 गेनर्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी में हुआ है आज। देखिए यस बिल्कुल, पर ओपन इंटरेस्ट अभी तक के ऐड नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लॉन्ग लिक्विडेशन भी। और आप बिल्कुल सही करें, 40 के लेवल अगर से ब्रेक हुए तो शायद आपको लिक्विडेशन भी देखने को मिले, जो इसको 40 के नीचे जाएगा तो 38 37 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इस पर भी रखिएगा नजर, नंबर्स तो कमजोर है। तो यहाँ पर अगर आप पैसे नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? आइए मैं आपको बताता हूँ मेरा आज का पंड्या का फंडा स्टॉक। तो देखिए IDFC के अलावा एक दूसरा जो नया एंट्रेंट है बैंकिंग सेक्टर में वो है बंधन बैंक, और वही है मेरा आज का स्टॉक। क्योंकि बंधन बैंक पे हमें लगता है कि जितनी गिरावट आनी थी वो आ चुकी है। आपने इनका परफॉर्मेंस देखा, IDFC में भी बहुत सारा काम किया जाना बाकी है, लेकिन बंधन बैंक में वो काम ऑलरेडी एक तेज रफ्तार के साथ शुरू हो चुका है। और हमें लगता है इस लेवल पर आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी मुफीद है, काफ़ी बेहतर है, क्योंकि अब यहाँ पर लोग ये सोचने लगे हैं कि इस करेक्शन में सारी की सारी जो बुरी खबरें थी वो डिस्काउंट हो चुकी है, और ऐसे में यहाँ पर साफ तौर पर खरीदारी का मौका बंधन बैंक में आपके लिए बनता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आप जिस तरह का ट्रैक्शन देख रहे हैं, ऑप्शंस बहुत ही कम हैं, और एक अच्छे करेक्शन के बाद अब जब FIs बाजार में लौट रहे हैं तो वो ऐसे थीमेटिक स्टॉक्स पर जहां पे लंबी अवधि का, अगले 3 साल का, 5 साल का बड़ा अच्छा विजिबिलिटी उनको दिखाई देती है, वहां पर वो तुरंत हाथ डालने की सोचते हैं। और देखिए इस समय इसके जो अच्छे खासे बड़े करेक्शन के बाद मौका आपको ये स्टॉक दे रहा है, इसमें क्या खास बातें हैं जो हमें पसंद आ रही हैं? देखिए इस बैंक में जो कुछ एक रिपोर्ट्स बड़े एनालिस्ट की ओर से हाल में निकल कर आई है, सब मान रहे हैं करीब 30% के आसपास का आपको अगले 2 से 3 साल की ग्रोथ की विजिबिलिटी है। 30% ग्रोथ की विजिबिलिटी इस तरह के मार्केट में कितनी कंपनीज में है बाजार में? बहुत गिनती के कुछ एक स्टॉक्स होंगे, या शायद इस पेयर ग्रुप में आपको वो भी नहीं मिलेंगे। इस बैंक में एक और अच्छी बात जो देखने को मिली है, आप इसकी तुलना, अभी हम IDFC की बात कर रहे थे, लेकिन जो एक्टिव बैंक्स हैं, आप इंडसइंड बैंक देखिए, आप यस बैंक देखिए, इनके मुकाबले में बंधन बैंक का जो कुल कॉस्ट ऑफ फंड है वो काफ़ी कम है। हम 1.5-2% तक इनको सस्ते डिपॉजिट उठाते हुए देखते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम समय में अपना जो सेविंग बैंक का पोर्टफोलियो उसको बड़ा कर लिया है, और करीब 37% अब इनके पास सेविंग बैंक और करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स हो गए हैं। तो वो जो परफॉर्मेंस अपने आप में इस बैंक ने दिखाया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं। और जब आपकी कॉस्ट ऑफ फंड कम हो और लेंडिंग करने के लिए आपके पास एक अच्छा खासा ट्राइड एंड टेस्टेड पोर्टफोलियो है, छोटी कंपनियों का जिस पर इनका खास तौर पे फोकस है, और साथ ही साथ जो पुराना MFI का पोर्टफोलियो है वहाँ पर भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी और बड़ा पोर्टफोलियो, और वहाँ पर रिटर्न काफ़ी ज़बरदस्त आते हैं। तो यही वजह है कि ये आपको काफ़ी शानदार रिटर्न कमा कर देने वाला है। एक ही चिंता थी यहाँ पर, जो बड़े एनालिस्ट से हम बात करते थे, फंड मैनेजर से हम बात करते थे, तो वो कहते थे कि भाई ये बड़ा लिमिटेड है, MFI है, एक ही रीजन में चलता है। तो देखिए जो इन्होंने बड़ा एक्विजिशन, बड़ा मर्जर किया, अब आप उसको महंगा कह सकते हैं, लेकिन ग्रुप फाइनेंस के आने के बाद वो डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया, तो वो चिंता भी अब दूर हो गई। और जाहिर है कि उसके बाद अब इनकी री रेटिंग होगी, यानी इनको कहीं बेहतर मल्टीपल्स यहां से मिलने चाहिए। तो इमीडिएटली अगर आप ट्रेडर हैं, इस गिरावट के बाद एक उछाल को प्ले कर रहे हैं, तो मेरा टारगेट है 475। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो मेरा टारगेट यहां पर करीब 550 रुपए का बनता है, जो इस पे 5 टाइम्स बुक से भी कम मिलेगा। लेकिन 30% की ग्रोथ, जिस तरह के ROE जो कासा ये दिखा रहे हैं, कोई वजह नहीं बनता कि आप इनको 5 टाइम एडजस्टेड बुक से कम का वैल्यूएशन दें। अगर आप इंतजार करेंगे तो 550 तक के लेवल आएंगे, लेकिन जल्दी है तो 475 तक के लेवल तो साफ तौर पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आशीष, क्या देखते हैं आप इस स्टॉक पे? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और अक्टूबर में जो लो बने थे करीब 380 के आसपास, उसके ही आसपास वापस एक डबल बॉटम के जैसा एक फॉर्मेशन बना है। अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम्स लास्ट 2 दिनों में हुए। मेरे हिसाब से तो पुल बैक में ही शायद आपको 480 के लेवल देखने को मिले, क्योंकि एक अच्छी खासी गिरावट हुई है और डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के रडार में रहता है। तो मेरे हिसाब से 480 एक इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है बंधन बैंक में देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से टेक्निकली आपको 400 रुपये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तहत नजर आएगा, तो वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से 10 से 15% की बढ़त देखने को मिल सकती है। दीवान साहब, आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज है, और अब इसमें अपसाइड जो ये ग्रुप फाइनेंस के एक्विजिशन को लेके है, इसको एक कैसे इस्तेमाल इसका करते हैं। और क्योंकि इन्होंने भी जो समय मांगा कि कैश ना दे के एक्सपेंशन करेंगे, और वो एक बहुत पॉजिटिव, और HDFC ने अग्री किया। सो ये
इसकी बिसात जो बिछी है वो बहुत ही पॉजिटिव है, ग्रोथ की जो पोजीशनिंग है। अब इसको ये जैसे ही लेवरेज करना शुरू करेंगे और जो आरबीआई ने इन पे अंकुश लगाए थे एक्सपेंशन के और वो सब, वो जैसे जैसे हटते जाएंगे तो आई थिंक ये आपको बहुत बढ़िया इसमें एक चाल दिखेगी और ये शायद अपने पुराने हाइट्स की तरफ अच्छा खासा एक बढ़त जो कि 600 रुपए के आसपास के बनते हैं। आई थिंक इट कुड गो, बट समय लगेगा, लेकिन डिसाइसिव मूव इसमें अब जरूर आना शुरू होगा क्योंकि अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है। बिल्कुल। बाकी साहब आपके टारगेट क्या है? आपने जो दिए हैं 475, मेरे 468 टू 472 ये उसके आसपास है और मेरे लिए स्टॉप लॉस इसका 415 का बनता है। तो इस पर रखिएगा नजर, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है ये स्टॉक का। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, आगे बढ़ सकते हैं आप। ओके, अश्विनी गुजराल एक्चुअली हमारे साथ जुड़ चुके हैं ashwinigujaral.com के। अश्विनी बताइए आपकी नज़र कहाँ है? देखिए, अगर आज टॉप 10-15 शेयर देखें गेनर्स में, F&O लिस्ट में, तो सारे सुज़लॉन, डिश टीवी, रिलायंस पावर, कोई भी ढंग का शेयर नहीं है सिवाय एक टेक महिंद्रा के। तो मेरे हिसाब से तो ये रैली सस्टेनेबल नहीं है और निफ्टी, बैंक निफ्टी पे बिकवाली की जा सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि वापस जो है ये रिलायंस इंफ्रा और ये जितने ये बिलीगर्ड, अदानी वगैरह के स्टॉक्स थे वो गिरने शुरू हो गए हैं। तो पहले आधे घंटे के बाद जो है मार्केट में वापस एक सेल ऑफ आ रहा है। हमारे पास रिलायंस इंफ्रा में कॉल थी जो कि ऑलरेडी 11-12% गिर गया है, तो उसको छोड़ देते हैं। फिलहाल जो है जुबिलेंट फूड में अच्छी खबर के बावजूद स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे सेल है 1290 का स्टॉप, 1250 का टारगेट। ICICI बैंक में एक बाय है 353 का स्टॉप, 368 का टारगेट। बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत बढ़िया चांस है लोगों के ट्रैप होने का और जो ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन थी मेरे हिसाब से उसको अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मार्केट गिरेगी तो जितने लोग सुबह लॉन्ग हुए हैं वो मार्केट पे ठीक ठाक प्रेशर डालेंगे। तो एटलीस्ट स्टॉप लॉस रखें 10,980 का और उससे नीचे जो है फ्यूचर्स को होल्ड ना करें। ऑलराइट, तो ये राय अश्विनी की, इस पर नजर रखिएगा। लेकिन धन्यवाद आपका आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मिड कैप इंडेक्स हो गया अब 100 पॉइंट नीचे। तो पिछले कुछ दिनों से जो स्टोरी है वो यही है कि सेंसेक्स और निफ्टी के स्टॉक्स में 6-7 शेयर जो हैं वो बाजार को ऊपर ले जा रहे हैं और ये ऋतिक स्टॉक का है। हम आपको लगातार बता रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, TCS, ITC, HDFC ट्विंस, ये स्टॉक्स देखिए भागते हुए। तो अभी भी देखिए ऑर्डर वही है RITIC। लेकिन आप सब जानना चाहते होंगे कि 11,000 जब पिछली बार हुआ था और अब 11,000 जो हुआ है, कौन से स्टॉक्स ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है, कौन से शेयरों ने अंडर परफॉर्म किया है। तो देखिए 11,000 का स्तर बड़े दिनों बाद नजर आया। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिसर्च हेड। आशीष बताइए किन शेयरों में बढ़िया तेजी बनी और कौन से शेयर रहे फिसड्डी? हाँ, ये ठीक पूछा आपने, क्योंकि अदरवाइज पूछते कहां से दम कमाया तो आपके हृतिक स्टॉक्स ही थे जिन्होंने अच्छा नाचे। अच्छा, जो स्टॉक्स पे से रुझान है वो समझाता हूं आपको। इससे पहले जब हमने 11,000 का स्तर छुआ था तो अक्टूबर 1 तारीख थी, तो हमें लग गया पूरे 86 कारोबारी दिन, वर्किंग डेज। इस बीच कई बार हम उन लेवल्स के आसपास आए, अटके, ब्रीच नहीं कर पाए। तो फाइनली 86 दिनों बाद हम देख रहे हैं वापस 11,000 का स्तर अपनी स्क्रीन्स पर। तो पिछले 1 अक्टूबर से अब तक, पिछले 11,000 से इस 11,000 तक की कहां पे कौन से स्टॉक्स पे तेजी थी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मिक्स ट्रेंड है, ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक सेक्टर ने आउट परफॉर्म करा हो। तो टाइटन 31% का उछाल इस स्टॉक ने दिखाया इस समय में। एक्सिस बैंक, इसमें अच्छी मजबूती बन रही है, आपने देखा होगा रिसेंट हाइस पे खड़ा हुआ है। 23-24% का उछाल इसमें देखने को मिला। यूपीएल, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, एक टाइटन नाम आया, एक एक्सिस बैंक, एक यूपीएल, एक एग्री फोकस कंपनी, वहां पे 20% का उछाल हम देख रहे हैं। लो लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी स्टॉक लगातार दिखा रहा है। एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस, अच्छा मूव, 19-20% का उछाल यहां पे। और एशियन पेंट, तो टाइटन और एशियन पेंट को फिर भी एक क्लस्टर में डाल दूं, लेकिन बड़े वैलिड बिजनेसेस हैं जिनमें अच्छा मोमेंटम आया है। एशियन पेंट्स इस दौरान 15% का उछाल दिखाता हुआ नजर आया। तो ये वो 5 स्टॉक्स हैं जिन्होंने सबसे अच्छी तेजी दिखाई, सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया। लेकिन कुछ लूजर्स भी हाईलाइट कर देता हूं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो सन फार्मास्यूटिकल, क्योंकि आपको याद होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू इसी दौरान फिर से उभरे। आदित्य मेडी सेल्स वाला इशू, 35% ये स्टॉक टूटा। वेदांता, एक और स्टॉक जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू सामने आए, और वो तो शुक्रवार की कहानी है जिस दिन वो स्टॉक डबल डिजिट फॉल दिखाता हुआ नजर आया,
30% ये स्टॉक इस दौरान गिरा है। ग्रासिम में 29% का दबाव देखने को मिला, जेएसडब्ल्यू स्टील में 27-28% की कमजोरी, और इंडिया बुल्स हाउसिंग ये स्टॉक भी लोअर लेवल से रिकवर करके नहीं दे रहा, इसमें भी 27-28% का दबाव। और ये तो खैर मैक्रो एनवायरनमेंट में जो चैलेंजेस आए थे उसका खामियाजा भी स्टॉक ने भुगता है। तो ये हैं वो स्टॉक्स जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिला। लेकिन 1 अक्टूबर को ये स्तर दिखा था, और आशीष बता रहे हैं, आशीष 86 डेज लगे पूरे, 86 वर्किंग डेज। बढ़िया बात। तो चलिए वापस हमने इस स्तर को हासिल किया। अच्छा, ऐसा भी कुछ निकल कर आ रहा है, ये टिकेगा नहीं टिकेगा यहाँ पर? ये तो आप प्रदीप चर्चा करिए, लेकिन आज सुबह अब हम लोग मॉर्निंग कॉल में जरूर चर्चा करते हैं, और कई दिनों से कर रहे हैं कि 11,010 टिकना चाहिए, उसके ऊपर जाना चाहिए। तो ये इसकी अहमियत तो आप ही लोग समझाएंगे, लेकिन ऐसा है कि नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ब्रेकआउट तो जरूर हो चुका है, और आशीष जो एक आपको बता रहे हैं कि कैसे कुछ लीडर्स कंट्रीब्यूटर्स हैं, और उन्हीं लीडर्स को पहचानने और पकड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पैसा तो आपका वहीं बन रहा है जहां पर लीडरशिप है, और जहां पर कमजोरी है उनसे दूर रहने की राय हमने बाजार खुलने के साथ ही एसआरएफ चुना था, और आशीष ने यहां पर कॉल दिया था 2090 और फिर 2100 का, वो आपके सामने लेकर आते हैं। उस स्टॉक ने अपने टारगेट हासिल कर लिए हैं, तो उस पर एक बार की आप मोहर लगाइए, क्योंकि यहाँ पर हमारे टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही मार्केट ब्रेथ आपको धीरे धीरे कमजोर होती हुई दिखाई दे रही हो और मिड कैप इंडेक्स सरक रहा हो, पर जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं जहाँ पर पकड़ है, देखिए 2109 के 2110 के लेवल अब यहाँ पर आ रहे हैं, दूसरा टारगेट भी इसने हासिल कर लिया है। लेकिन पता नहीं, वो जो फीलिंग है ना वो 9000 वाली है, 11,000 वाली फीलिंग हम कह रहे हैं सही है, लेकिन जो मिड कैप्स ने सर पेन दिया है। आज भी देखिए आप दिखाते हैं कुछ ग्राफिक्स बहुत सुंदर से, ताकि आपको समझ में आए हम लोग क्या कह रहे हैं। और हम सुबह भी यही कह रहे थे, जो ब्रॉडर ये अच्छा ये जो शेयर हैं HDFC बैंक, RIL, इन्फोसिस, TCS, ICICI बैंक, जिनके दम पर हम यहाँ पर ऋतिक स्टॉक्स के दम पर यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास होने तो चाहिए ये स्टॉक्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कमज़ोर क्वालिटी के स्टॉक्स और ये नहीं है। तो वो जश्न दरअसल आप इत्तेफाक रखते हैं देवान साहब इस बात? बिल्कुल, आई थिंक कंप्लीटली अग्री। जो मिड कैप की अगर सूची देखें तो वहाँ आपको 9,000 से भी नीचे की फीलिंग आएगी, और एक्चुअली मैथमेटिकली भी वही भाव है जो जब निफ्टी 9,000 थी। और उसका कारण ये है कि जो पिछले साल सेबी के रिक्लासिफिकेशन के बाद जो सेल ऑफ स्मॉल कैप और मिड कैप में आया, जो रीअलाइनमेंट करने के, उसके बाद जब सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर निकल रहे हैं तो लेगा कौन? और अब जब तक वहां पे डिमांड वापस नहीं आती है, सप्लाई तो आ गई और वो अब्जॉर्ब हो गई बुरी तरह से, जो उसमें जो इम्पैक्ट पड़ गया हो गया। अब आगे चल के जब तक इसमें या तो ईपीएस ग्रोथ आती रहे कांस्टेंट बेसिस पे, या पी मल्टीपल एक्सपेंशन हो जो सप्लाई से डिमांड साइड से आएगा, तो वो जब तक नहीं होगा मुझे अच्छा एफआईज जब आते हैं तो पहली चरण में नॉर्मली जो बाइंग है वो आपकी रहती है लार्ज कैप्स की या ईटीएफ्स की रहेगी। देखिए जो हमारा हम दिखा रहे हैं कि एफएनओ के जो 100 शेयर है ना इस समय, वो निफ्टी जब 9,000 का स्तर था वो वहीं पर है। तो एफएनओ में है 202 शेयर, तो 202 शेयरों में से 100 शेयर तो दरअसल वहां पर ही कारोबार करें। इसीलिए हम कह रहे हैं ये फीलिंग तो जो है ना वो 9,000 वाली ही है दरअसल, क्योंकि एफएनओ के आधे स्टॉक्स में दरअसल इस तरह की कमजोरी क्योंकि आपका पोर्टफोलियो कहाँ जा रहा है आप वो देखते हैं। और अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं और पिछले दिनों में म्यूचुअल फंड में लोगों ने काफ़ी पैसे लगाए, उनके भी एनएवी कमजोर बने हुए हैं ये लोग कह रहे हैं। पर मेरा सवाल ये है दीवान साहब कि अब आगे क्या होगा? क्या ये ब्रॉड मार्केट की कमजोरी को देखते हुए आप कहेंगे कि ये निफ्टी भी नहीं टिकेगा, या ये कहेंगे कि देखिए एफआईज लौट आए हैं, अब वहाँ पे ब्याज दरें घटाने की बातें हो रही हैं, पूरे इमर्जिंग मार्केट में खरीदारी हो रही है, तो पहले निफ्टी चल रहा है, पहले ये दिग्गज चल रहे हैं, लेकिन यहाँ ब्रेकआउट आएगा तो मिड कैप भी फॉलो करेगा? क्या कौन सा सिनेरियो आप देखते हैं? नो एब्सोल्युटली, ये जो डाइवर्जेंस है ये कहीं ना कहीं नैरो होगी, कन्वर्ज होगी, एक टाइम गैप रहता है। और मुझे नहीं लगता कि इससे इतनी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि ये इस टाइप के ड्रॉडाउन 5 साल के चरण में आपको एटलीस्ट 1-2 साल ऐसे रहते हैं जो नरम जाते हैं। तो यही तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की खूबी है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि पिछले साल हमको बहुत लोग जो इंक्वायरी आती थी, मेल आते थे कि क्या कौन से स्टॉक लिए जाए, मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, आप बताइए कि मैं कौन से 4 स्टॉक लूँ, 5 स्टॉक लूँ। आज कोई सवाल नहीं आ रहा, जबकि आज आपको अच्छे वैल्यूएशन मिल रहे हैं। सो माय पॉइंट इज कि ये समय है जब परसीव्ड रिस्क जो है मार्केट में वो हाई है, तो एक्चुअल रिस्क आपका कम है। ठीक बात तो है। इसको समझ के अगर कोई लेता है तो आई डोंट थिंक कोई इश्यू होना चाहिए। तो अच्छे एंट्री पॉइंट मिल रहा है और बिल्कुल ले, और खास करके मिड कैप ले। बिल्कुल। और आज ट्रेडिंग के हिसाब से एक और जो बात देखनी चाहिए कि निफ्टी बैंक थोड़ा सा पीछे चल रहा है,
निफ्टी जहां आपको करीबन 0.7% करीब 3/4% की बढ़त दिखा रहा है, वहीं निफ्टी बैंक में 1/3% की ही बढ़त देखने को मिल रही है। आशीष, यहाँ पर क्या कोई ट्रेड देखते हैं? ये करीब 27,450 के आसपास का लेवल है जो मुझे लगता है जिसको हम एक ब्रेकआउट के तौर पे देखेंगे। उस तरफ पहुंचने की कोशिश तो जारी है, क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए बायस पॉजिटिव, और देखिए मैं दो चीज़ कहूँगा कि आप समझिए डेटा को 5 महीने से जो कॉल राइटिंग हो रही 11,000 पे हो रही। अब ऐसा तो है नहीं कि ओपनिंग हुई और कॉल राइटर्स आए और उन्होंने अपनी पोजीशंस को काटना शुरू किया, तो वो ये देखते हैं कि क्या 11,000 के ऊपर टिक रहा है, 10,950 के ऊपर टिक रहा है। 10,950 के ऊपर आज अगर से 2 बजे के बाद आपको टिकता हुआ बाजार नजर आ गया तो आप देखेंगे शॉर्ट कवरिंग की स्पीड जो है वो इंटेंसिफाई होती हुई नजर आएगी और वही बुल्स को वहां पर पे कन्विक्शन नजर आएगा। अब रही बात कि कुछ स्टॉक्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये आज से नहीं, ये पिछले 1 साल से चल रहा है और उस 1 साल में आपने निफ्टी को 9,950 10,000 से 11,000 तक आते हुए देखा है। तो ओवरऑल हो सकता है बाजार का भी जो थीम है वो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक्स पर फिट है और शायद वो ट्रेंड अभी कुछ समय तक बना रहे। तो बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 27,650 ये मुझे लगता है ऊपर में आते हुए देखने को मिल सकता है और नीचे में 27,320 इस स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन मेंटेन रखी जा सकती है। बिल्कुल, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए बाजार ने भी अपना वर्डिक्ट जो है ना वो बिल्कुल साफ दिया है कि क्वालिटी और सिर्फ क्वालिटी वही देखिए आगे चलकर आपको पैसा बना कर देगा। जहां हाई डेट के इश्यूज हैं, आज आप देखिए एफएनओ में सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों के अंदर जाकर क्या है, या तो हाई डेट है, आप देखिए एडीएजी पैक में आपको दिख रहा है आर इंफ्रा जो वागले साहब ने कहा 6% नीचे बेच दीजिए, अब है 14% नीचे इस समय। आर कैप देखिए इसको फॉलो करेगा, हमेशा करता है 7% नीचे। ये हाई डेट वाली कंपनियां हैं। टाटा केमिकल्स जो कंसिस्टेंटली खराब प्रदर्शन दिखा रहा है। प्रदीप कितनी बार ये स्टोरी आई, इसका नमक का कारोबार अलग हो रहा है, ये डिमर्ज हो रहा है, वो डिमर्ज हो रहा है, लोग थक जाते हैं। और देखिए जब थक जाते हैं तो फिर इस तरह का और नंबर्स भी आते नहीं हैं, स्टोरीज बहुत सारी आती हैं। लेकिन देखिए आप आज दरअसल लोग दिख रहा है, अडानी ग्रुप देखिए, पीसी ज्वेलर देखिए, ये हैं टॉप 10 एफएनओ लूजर्स। तो खराब क्वालिटी, कमजोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू, हाई डेट प्लेज वाले स्टॉक्स पिट रहे हैं और बढ़ क्या रहे हैं, बढ़ रहे हैं क्वालिटी वाले स्टॉक्स, वो ऋतिक स्टॉक्स। बिल्कुल, तो वागले साहब ने फिर कुछ लिखा है, कोई स्टॉक ढूंढ वोल्टास बेच रहे हैं मेरे पास। हाँ, दो बता दीजिए सर, जाते वोल्टास और भेल दोनों वीक है। भेल तो मैं कब से कल वो से हमेशा ही बेचना चाहिए और भेल में 50 के पहले कवर भी नहीं करना चाहिए, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। वोल्टास में अभी भी एक ब्रेकडाउन आया है, 525 के स्टॉप लॉस से बेचे, मुझे लगता है 480 तक नीचे जा सकता है। अभी 515 का भाव है, 515 518 ये सेलिंग रेंज है, 480 तक ये जाता हुआ नजर आएगा। अच्छा, बाजार में जो जिस तरह की तेजी है उसको देखते हुए मुझे तो निफ्टी दिख रहा है और कुछ चलने वाले स्टॉक ही बार बार मेरे सामने आ रहे हैं। तो टाटा एलेक्सी वागले साहब आप हमेशा पकड़ते थे, जरा नजर डालिए क्या लगता है इसमें, जिस तरह से लीडरशिप आई है आज टेक महिंद्रा की ओर से, विप्रो और दूसरे स्टॉक फॉलो कर रहे हैं, टाटा एलेक्सी पे मौका देखते हैं? अलॉन्ग विद द पैक मैं कहूँगा मोमेंटम तो है, बट वो जो टेक महिंद्रा वाला जो जिंग है वो शायद थोड़ा सा कम है, बट फिर भी मैं कहूँगा लगभग 930 तक के स्टॉक जा सकता है। करंटली 913 है, 906 का स्टॉप लॉस, 928 930 का टारगेट आज और कल तक का। एक और स्टॉक जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग काफ़ी दिख सकती है, दिग्गज है ग्रासिम। आशीष जरा आप इस पर नज़र डालिए, एक अच्छी गिरावट के बाद लग रहा है कि इसने एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया। और देखिए हम पहले कह रहे थे एसीसी, अंबुजा सीमेंट, ये एक पैक है जो मजबूत हो रहा है और ये भी पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ पर मंदी काफ़ी हुई है। मंदी काफ़ी हुई है और आज इसने लास्ट 2 दिनों के हाईस को निकाला है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। ऊपर में 740 तक की जगह बन सकती है, नीचे में 710 एक बहुत छोटा स्टॉप ट्रेड के लिए यूज़ करना चाहिए, बट इसको मैं पुल बैक ट्रेड के लिहाज से ही देखना पसंद करूँगा। और एक जो लार्ज कैप में वापस अच्छी स्ट्रेंथ स्टॉक दिखा रहा है वो मुझे लगता है HDFC लिमिटेड है। बहुत अच्छा इसके अंदर में हमें बिल्डअप भी देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ जिस तरह से ये 2000 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है, इस स्टॉक में मुझे लगता है इमीडिएटली 2040 तक की अपसाइड, 40 रुपये की अपसाइड आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है और उसके लिए 1985 का एक स्टॉप लॉस मैं लॉन्ग ट्रेड के लिए यूज़ करूँगा। ऑलराइट, तो ये हैं वो स्टॉक्स जहां पर आपकी नज़र आज होनी चाहिए। मेरे ख्याल में मेरे डायरेक्टर साहब मुझे कह रहे हैं वक्त खत्म हो चुका है। हाँ बिल्कुल, देखिए तो वक्त खत्म हो चुका है सर, वरना बहुत सारा डिस्कशन अभी और होता, मज़ा आया। लेकिन आज आप सब लोग स्टूडियो में आए, सर स्टूडियो में 11,000 सर, हम सबको, आप सबको मुबारक। और ये सब हमने आज वापस 86 डेज़ के अंतराल में देख लिया। अब 12,000 हो तो सर और मज़ा आए।
ये दिल मांगे मोर। इंशाल्लाह हो जाएगा। तो चलिए, अब आपने कहा है तो सर हो ही जाएगा। चलिए, आप सबसे विदा लेंगे। शुक्रिया आप सबका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नेहा आगे का एक्शन लीड करेंगी, बताएंगी आपको कमोडिटीज़ में कहाँ पर हैं कमाई के मौके। तो बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ, देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल के साथ। हम दोनों को दीजिए विदा, नमस्कार।